ये सवाल अक्सर मन में आता है ना? कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो पूरे देश पर कब्जा कैसे कर सकती है? तो चलिए, आज भारतीय इतिहास के इसी अहम चैप्टर को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपनी हुकूमत जमाई। देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखें या घटनाओं की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक कहानी है, व्यापार की, धोखे की और फिर एक ऐसे बेरहम राज की जिसने भारत के सबसे अमीर सूबे यानी बंगाल की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं 18th सेंचुरी के बंगाल में। इसे मुगलों का स्वर्ग कहते थे, भारत का अन्न भंडार भी कहते थे। मतलब एक ऐसी जगह जहां दौलत और खुशहाली की कोई कमी नहीं थी। और फिर मैदान में आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहने को तो ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, पर क्या सच में इनके इरादे सिर्फ व्यापार तक ही सीमित थे? और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लासी की लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जो सच पूछें तो लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक सोची समझी साजिश थी, एक धोखा था। रॉबर्ट क्लाइव ने एक ऐसी चाल चली कि खेल ही पलट गया। उसने नवाब के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद लोगों को ही अपनी तरफ कर लिया। जरा सोचकर देखिए वो मंजर। लड़ाई का मैदान है और नवाब की अपनी फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस खड़ा देख रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बड़े बड़े कमांडर पहले ही बिक चुके थे। तो प्लासी की जीत तो कह सकते हैं धोखे की जीत थी। लेकिन अंग्रेजों की असली मिलिट्री पावर का टेस्ट हुआ बक्सर की लड़ाई में। ये एक असली जंग थी जिसमें उन्होंने अपनी सैन्य ताकत के दम पर जीत हासिल की। और इसी जीत ने बंगाल में ब्रिटिश राज की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। अब बक्सर जीतने के बाद हुई इलाहाबाद की संधि, और यहीं पर रॉबर्ट क्लाइव ने अपना असली दिमाग चलाया। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो शोषण की एक जीती जागती मिसाल बन गई। इस सिस्टम को नाम दिया गया द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट, मतलब दोहरा शासन। ये एक बहुत ही शातिर सिस्टम था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, बिना कोई जिम्मेदारी लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। अब ये काम कैसे करता था, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कंपनी ने टैक्स वसूलने यानी सारा पैसा इकट्ठा करने का अधिकार, जिसे दीवानी कहते थे, वो अपने पास रख लिया। और राज चलाने, कानून व्यवस्था संभालने जैसी सारी जिम्मेदारियां, जिसे निजामत कहते थे, वो थमा दी नवाब को। पर खेल देखिए, इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नवाब के हाथ में एक पैसा भी नहीं छोड़ा। मतलब काम सारा नवाब का और मलाई सारी कंपनी। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि कंपनी के पास थी बेहिसाब पावर, लेकिन जीरो जिम्मेदारी। और बेचारे नवाब के पास थी सारी जिम्मेदारियां, लेकिन जीरो पावर। इसका अंजाम पूरे बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा शासन तहस नहस हो गया। चारों तरफ बस अराजकता फैल। और जब सिस्टम इस तरह से बर्बाद हो जाता है तो उसकी सबसे भारी कीमत आम जनता चुकाती है। इसी बदइंतजामी का नतीजा था इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक, बंगाल का वो भयानक अकाल। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ एक सूखा नहीं था, ये कोई कुदरती आफत नहीं थी। नहीं, इसे कंपनी की लालची नीतियों ने एक भयानक आपदा में बदल दिया था। सोचिए जरा, जो टैक्स पहले पैदावार का सिर्फ 10% होता था, उसे कंपनी ने एक झटके में बढ़ाकर 50% कर दिया। ये तो किसानों की कमर तोड़ देने वाली बात थी। सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों पर जबरदस्ती की गई कि वो चावल, गेहूं जैसी खाने की फसलें छोड़कर नील और अफीम जैसी कैश क्रॉप्स उगाएं। ऊपर से उन्हें अपने लिए अनाज स्टोर करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो जाहिर है, जब उस साल बारिश नहीं हुई तो लोगों के पास खाने का एक दाना तक नहीं बचा था। और इसका नतीजा था एक ऐसा भयानक अकाल जिसने अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 1 करोड़, ये नंबर इतना बड़ा है कि आज दुनिया के कई देशों की पूरी आबादी भी इतनी नहीं है। इस महाविनाश ने बंगाल की लगभग 1/3 आबादी का सफाया कर दिया। सोचिए, हर 3 में से 1 इंसान या तो भूख से मर गया या फिर अकाल के बाद फैली बीमारियों से। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रही हूं वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। जिस साल बंगाल में लाखों लोग भूख से दम तोड़ रहे थे, ठीक उसी साल ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा पहले से भी ज्यादा था।
इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उनका राज कितना बेरहम और शोषण से भरा हुआ था। अब जब इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई तो इसकी गूंज लंदन तक पहुंची। कंपनी की बदइंतजामी और लालच की कहानियों ने ब्रिटिश संसद को भी हिला के रख दिया, और तब जाके उन्हें लगा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले 1772 में इस जहरीले द्वैध शासन वाले सिस्टम को खत्म किया गया, और फिर इसके ठीक बाद एक ऐसा कानून लाया गया जिसने भारत में ब्रिटिश राज का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये बहुत अहम है क्योंकि ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानियों पर लगाम कसने की कोशिश की। यहीं से भारत में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक शासन का दौर शुरू होता है। तो कंपनी के बेलगाम राज से एक सिस्टमैटिक कॉलोनियल रूल तक का ये जो सफ़र था, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि कंपनी की ताकत को रेगुलेट तो किया गया, पर किसके फायदे के लिए? क्या ये नया सिस्टम वाकई बंगाल के लोगों की भलाई के लिए था, या फिर ये लूट और शोषण का ही एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एक ज़्यादा सधा हुआ तरीका था?